हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट एकेडमी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 11th का सबसे बेसिक चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, अभी नाम ही है बेसिक कॉन्सेप्ट, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पूरे केमिस्ट्री में फिलहाल के लिए यही है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे स्टार्टिंग कहाँ कर होगी वो पढ़ेंगे एक वर्ड से, दैट इज मैटर। ठीक है, ये वर्ड से सब फेमिलियर होंगे कि मैटर क्या होता है। हम लोग बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक नहीं आता है कि मैटर क्या होता है। तो मैटर क्या होता है, कोई बेसिक डेफिनेशन किसी से पूछूंगा तो कोई नहीं कंप्लीट कर पाएगा, लेकिन मैं बताता हूँ मैटर का बेसिक डेफिनेशन जो आज के बाद तुम कभी नहीं भूलने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल, ये तुमको मार्कर दिख रहा होगा, तो ये मार्कर एक मैटर है कि नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैटर है। अभी मैटर है इसका मतलब क्या, कि इसके पास क्या होगा, मास होगा। क्या होगा, मास होगा। और उसके साथ साथ क्या होगा, इस ये कुछ जगह ऑक्यूपाई करेगा। देखो कुछ जगह ले रहा है, देखो सिलेंडर का शेप में कुछ जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, तो अगर जो चीज़ भी जगह भी लेगी और उसके पास कुछ मास भी होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैटर। क्या बोल देंगे हम लोग उसको, मैटर बोल देंगे। तो कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करने का, तो मैटर बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। Matter is something which occupy space and have some mass. मैटर कोई भी ऐसी चीज होती है जो क्या करता है, कुछ जगह लेता है और उसका कुछ तो मास होगा। ठीक है, तो मैटर का हम लोग डेफिनेशन यही लिख देंगे। मैटर 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 इज समथिंग मैटर इज समथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस space and have मास एंड हैव मास। ठीक है, वेरी गुड। मैटर का हम लोग डेफिनेशन सिंपली देख लिए। ठीक है, सबसे पहला डेफिनेशन हम लोग का मैटर हो गया। अब मैटर को हम लोग ना क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, तभी बेसिक यहीं से चालू होगा। तो क्लासिफिकेशन करना जरूरी है मैटर को। तो मैटर को कैसे क्लासीफाई करना है, मैटर को कैसे क्लासीफाई करेंगे, एक एक करके हम लोग समझते हैं। ठीक है, स्किप मत करो, धीरे धीरे हम लोग समझते चलेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर दो तरीके से क्लासीफाई हो सकता है। दो तरीके से, एक हो सकता है फिजिकल और एक हो सकता है केमिकल। अगर केमिकली मैटर को क्लासीफाई करेंगे तो लिखेंगे केमिकली केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन, मैटर को दो तरीके से क्लासीफाई कर रहा हूँ, केमिकल क्लासिफिकेशन। और पहला है फिजिकल 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 क्लासिफिकेशन। ठीक है, मैटर को दो पार्ट में डिवाइड किया, केमिकल क्लासिफिकेशन एंड फिजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है कि केमिकली वो कैसा हो सकता है। ठीक है, अब मैटर हम लोग के आजू बाजू हम लोग देखेंगे तो मैटर, हर चीज़ मैटर से बना हुआ है। ठीक है, मैटर मतलब ऐसी चीज़, कोई भी चीज़ जिसके पास मास होना चाहिए। समझ में आ गया। अब मास होना चाहिए मतलब क्या सर, ये मोबाइल जो सामने है वो भी मैटर है। हाँ मैटर है। तो सर यहाँ पे हवा प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, तो ये मैटर है। हाँ मैटर ये भी है। तो मैटर तीन फॉर्म में पाया जा सकता है, या तो सॉलिड होगा, या तो लिक्विड होगा, या तो गैस होगा। ठीक है, अब सॉलिड लिक्विड गैस कहाँ आ जाता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन में, कि फिजिकली वो ऐसा ऐसा है। ठीक है, तो हम लोग उसको फिजिकल क्लासिफिकेशन में देख लेंगे कि हाँ वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। लेकिन दूसरा बोला है केमिकल क्लासिफिकेशन, जो हमारा टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हमको कवर करना है। तो केमिकल क्लासिफिकेशन कैसे हो सकता है, तो चलो केमिकल क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो केमिकली मैटर आर क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस एंड दूसरा है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस मतलब क्या होगा सर, प्योर होगा, खाली एक चीज़ होगी उसमें, नहीं, एक से ज़्यादा भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर वो एक से ज़्यादा चीज़ होगी तो एक प्रॉपर फिक्स प्रोपोर्शन में होगा। और मिक्सचर मतलब कोई प्रॉपर प्रोपोर्शन में नहीं होगा। मिक्सचर मतलब कैसा हो गया, मैं पानी के अंदर शक्कर मिला दिया, नमक मिला दिया, कुछ भी मिला के मैं कुछ भी एक शेक बना दिया, कुछ भी मैं बना रहा हूँ, लेकिन उसका प्रोपोर्शन में कैलकुलेट नहीं किया हूँ, कैसे भी ज़्यादा कम कुछ भी करके कैलकुलेट कर रहा हूँ, उसी को हम लोग बोलते हैं मिक्सचर। तो सर मिक्सचर उसको बोल दिया तो प्योर सब्सटेंस किसको बोलेंगे, पूरा प्योर होगा क्या, नहीं। प्योर मतलब क्या बोल सकता हूँ, कोई एलिमेंट हो सकता है, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब एलिमेंट क्या है, प्योर में। तो प्योर में वाटर प्योर में आएगा कि सर मिक्सचर में आएगा, वाटर किस में आ जाएगा, प्योर में आ जाएगा। क्यों, प्योर क्या है, वाटर क्या है, कंपाउंड है।
कंपाउंड है मतलब क्या सर? अच्छा हाँ, उसमें दो एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन होगा, एक ऑक्सीजन होगा। लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो लोग मिल गए तो मिक्सचर क्यों नहीं बोल रहे? क्यों? क्योंकि वो लोग फिक्स प्रपोर्शन में, हाइड्रोजन दो रहेगा, ऑक्सीजन एक रहेगा, वो वाटर बना देगा, मतलब उनका रेशियो मेंटेन रहेगा 2:1, 2:1 मेंटेन रहेगा। तो इसके अंदर दो आ जाएंगे, प्योर सब्सटेंस में भी दो क्लासीफाई हो जाएंगे, एक होगा एलिमेंट और दूसरा होगा कंपाउंड। एलिमेंट होगा और दूसरा क्या होगा? कंपाउंड होगा। मतलब एलिमेंट का बेसिक डेफिनेशन क्या होगा? एलिमेंट उसको बोलते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक टाइप ऑफ एटम रहेगा, दूसरा एटम नहीं दिखाई देगा, सिर्फ एक एटम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल सर, जैसे गोल्ड बोल दिया, तो अगर मैं गोल्ड लेने जा रहा हूँ तो गोल्ड के अंदर सिर्फ गोल्ड रहता है क्या? नहीं, गोल्ड के अंदर सिर्फ गोल्ड नहीं रहता है, गोल्ड के अंदर कुछ और भी चीज़ प्रेजेंट होती है, इसलिए उसकी कैरेट की प्योरिटी कम हो जाती है। मेन जो गोल्ड होता है वो 24 कैरेट होता है, जो हम लोग नहीं लेते हैं। हम लोग जो ले रहे हैं वो 22 कैरेट होगा या 20 कैरेट होगा या 18 कैरेट होगा। घर में हमारे पास किसी के पास भी गोल्ड प्रेजेंट होगा, वो सब जो भी गोल्ड है वो 18 या तो 22 कैरेट है। मतलब सर बाकी बचा हुआ क्या रहेगा? तो हो सकता है 10 से 15-20% कुछ और एलिमेंट होगा, ताकि उसको क्या करे, उसको स्ट्रेंथ दे। 24 कैरेट गोल्ड जो होता है वो बहुत वीक होता है, तो उसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, हम लोग यूज़ भी करने जाएंगे वो इतना वीक होता है कि टूट जाएगा। ठीक है, तो एलिमेंट मत में क्या होगा, जो गोल्ड 24 कैरेट है उसमें सिर्फ गोल्ड एटम होंगे। लेकिन अगर मैं 24 ना लेके 22 कैरेट गोल्ड ले लिया सर, 20 ले लिया, तो क्या होगा? उसमें एक नहीं, एक से ज़्यादा टाइप ऑफ एटम होंगे, तो जिसको हम लोग अलॉय भी बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेनलेस स्टील, ब्रास, ये सब क्या है? दो तीन एलिमेंट जुड़ के एक बना है, ठीक है, और उसकी कुछ प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अलॉय। तो एलिमेंट क्या होगा? जिसके अंदर सिर्फ एक टाइप ऑफ एटम होगा। तो एलिमेंट क्या होगा? कंटेन ओनली ओनली वन contain only one type of atom, contain only one type of atom which cannot be differentiate, टूट नहीं सकता है वो। ठीक है, अगर टूटेगा भी तो क्या बनाएगा? एटम टूटेगा तो क्या बनाएगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा बना सकता है। ठीक है, तो ये होता है एलिमेंट। तो सर एलिमेंट को आपने ऐसा डिफाइन कर दिया, तो सर कंपाउंड को भी कुछ ऐसा डिफिनेशन दे दो ताकि हमको आसान लगे। तो कंपाउंड क्या होगा? तो कंपाउंड उसको बोलते हैं जिसके पास क्या होगा? विच कंटेन मोर देन विच कंटेन मोर देन वन टाइप वन टाइप ऑफ एटम। अरे सर एक से ज़्यादा टाइप ऑफ एटम रहेगा तो ये तो मिक्सचर में क्यों नहीं आ रहा है? लेकिन एक से ज़्यादा टाइप ऑफ एटम हो सकता है, लेकिन कैसे होगा? इन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन और अ फिक्स रेशियो। इन अ फिक्स रेशियो मतलब कंपाउंड क्या होगा? दो तीन एटम के मिक्सचर का बन रहा होगा। अच्छा हाँ, मतलब कंपाउंड ऐसा होगा जो दो से ज़्यादा एटम का भी बना होगा, लेकिन जो उनका प्रपोर्शन होगा, जो इनका रेशियो होगा, वो क्या होगा? मेंटेन होगा। अब एलिमेंट में क्या होगा? एटम का रेशियो जो रहेगा, एटम का रेशियो नहीं रहेगा। सिंपल सिंपल हाइड्रोजन ले लेता हूँ एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, इसमें क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एयू, गोल्ड, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे लोग क्या है? एलिमेंट है। तो कंपाउंड में भी सर दे दो, थोड़ा सा कंपाउंड का एग्जांपल दे दो। तो कंपाउंड क्या होगा बताओ? H2O, CO2, H2SO4, ये सारे लोग क्या किस में आ जाते हैं? कंपाउंड में। कि एक से ज़्यादा एटम है, दो एटम है इसमें। इसमें टोटल कितना? हाइड्रोजन सल्फर तीन तीन एटम, लेकिन एक रेशियो में, और रेशियो मेंटेन रहता है। चलो ठीक है, एलिमेंट समझ में आ गया, कंपाउंड समझ में आ गया। ठीक है, एलिमेंट को क्लासीफाई कर सकता हूँ, हाँ, हम लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए पीरियोडिक टेबल। देर आर टोटल 118 एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल, सबको पता होगा। ठीक है, अगर इनकेस नहीं पता है तो समझ लेते हैं। हमारे पास पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट, अभी तक टोटल हम लोग यहाँ तक एलिमेंट जो डिस्कवर करके आए हैं 118 एलिमेंट हो गए। 119वां एलिमेंट हो सकता है तुम लेके आ जाओ, लेकिन 118 एलिमेंट तक ये भी नोन है। ठीक है, अगर मैं देखूँ 118 एलिमेंट है, उसमें हर एलिमेंट की कुछ ना कुछ अलग अलग प्रॉपर्टी, इसके बेसिस में उसको हम लोग ना क्लासीफाई कर दिए कि कैसा एलिमेंट। ऐसा भी हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, करेगा, एक एलिमेंट ऐसा भी होगा जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो डोनेट भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। तो फॉर सच केस एलिमेंट आर क्लासीफाइड इंटू 3 टाइप्स। कितने पार्ट में डिवाइड हो गया है? 3 टाइप में हो गया है, जिसको हम लोग बोलेंगे मेटल, नॉन मेटल, एंड द लास्ट इज मेटालॉइड्स। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड्स। मेटल क्या होगा? मेटल मेटल ऐसा एलिमेंट होता है जो मेटल ऑफ बेसिक डेफिनेशन, कभी कोई पूछा, कहीं भी कुछ पूछ रहा है तो हमको मुंह पे आना चाहिए कि मेटल क्या होता है। मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनर हो, जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे मेटल।
तो नॉन मेटल सर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा उसको क्या बोल देंगे, नॉन मेटल। तो मेटलॉइड जो दोनों कर सकते हैं, डोनेट भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे मेटालॉइड। चलो मेटल पे हम लोग ध्यान थोड़ा सा देते हैं, मेटल क्या होता है। ठीक है, मेटल का डेफिनेशन तो हमको समझ में आ गया। एक ब्रैकेट लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर, इन ब्रैकेट लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन डोनर मेटल होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नॉन मेटल होता है। सर और भी कोई प्रॉपर्टी है ना, रुको बताता हूँ। कौन सी प्रॉपर्टी सर मेटल की प्रॉपर्टी और क्या होगी, तो देख लेते। मेटल का, अच्छा घर में तुम्हारे पास वायर होगा, तो वायर का लकड़ी का वायर बना है, नहीं तो किसका वायर बना है सर, कॉपर वायर है। अच्छा कॉपर क्या है, मेटल है। अच्छा मतलब मेटल के पास एक प्रॉपर्टी है, दैट इज इट, दैट इज इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, ड्रॉन इनटू वायर, इनटू वायर। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग डक्टिलिटी और डक्टाइल, दैट इज मेटल आर डक्टाइल, मेटल आर डक्टाइल। और अच्छा मेटल डक्टाइल होता है, उसके अलावा भी कुछ होता है कि हाँ सर, कैन बी ड्रॉन, कैन बी ड्रॉन इनटू शीट, कैन बी ड्रॉन इनटू शीट, शीट बना सकते हैं इसका। तो शीट बना सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं सर, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैलिएबल, क्या बोलते हैं, मैलिएबल। ठीक है, चलो वायर बना सकते हैं, डक्टाइल बोल दिए सर। शीट बना के, शीट कैसे बनता है, मार मार के हैमर करेंगे, प्रॉपर शीट बन जाएगा, पतरा बन जाएगा, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, मैलिएबल प्रॉपर्टी, मैलिएबल। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक लग रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है करेक्ट कर लेंगे, मैलिएबल। ड्रॉन इनटू वायर, ड्रॉन इनटू शीट। सर नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट क्या है उसके बाद प्रॉपर्टी, हैव अ शाइनी अपीयरेंस, हैव शाइनी अपीयरेंस इन ब्रैकेट। इस शाइनी अपीयरेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, लश्यर। ठीक है, इस शाइनी अपीयरेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, लश्यर। ठीक है, मतलब क्या करेंगे, अगर हम लोग गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, इसको हम लोग रब करेंगे, इनकेस रब करेंगे तो एक थोड़ा चमकने लग जाता है, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं लश्चर। ठीक है, मेटल की और कोई प्रॉपर्टी है, दे आर गुड कंडक्टर, दे आर गुड कंडक्टर। कौन सी चीज़ को कंडक्ट करेगा, हीट को भी कंडक्ट करेगा और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करेगा। कंडक्ट करना मतलब फ्लो कराना, ठीक है, वो कंडक्ट करा देगा। तो मुझे इतनी सारी प्रॉपर्टी होती है, दे आर डक्टाइल, दे आर मेलिएबल, दे आर लश्चर, हैव गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये सारी प्रॉपर्टी किसके अंदर आ जाएगा बताओ, बताओ मेटल के अंदर। किसके अंदर मिल जाएगा, मेटल। तो नॉन मेटल मतलब क्या होगा, नॉन मेटल वो होगा, नॉन मेटल वो होगा जो बैड कंडक्टर होगा, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो सर ये तो सही है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मेलिबल होगा क्या, नहीं, नो, दे डू नॉट हैव एनी प्रॉपर्टी ऑफ, डू नॉट हैव any property like ductile, malleable, luster, डॉट डॉट डॉट, और भी है सोनोडस, ये सब प्रॉपर्टी इसमें नहीं होती है। ठीक है, तो मेटल में सारी प्रॉपर्टी हो जाती है। मेटल का एग्जांपल हम लोग को मालूम है, मेटल का एग्जांपल क्या हो सकता है बताओ, आयरन हो सकता है, गोल्ड हो सकता है। इसका एग्जांपल क्या रहेगा बताओ, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सारे एग्जांपल किसके अंदर आ जाएंगे बताओ, नॉन मेटल के अंदर। मेटलॉइड मतलब, मेटलॉइड्स आर विच हैव बोथ प्रॉपर्टी, both property of, both act as, act both, act as both metal and non metal, non metal मतलब मेटालॉइड, मेटालॉइड, मेटालॉइड ऐसा होता है जो मेटल के सभी काम कर सकता है और नॉन मेटल के काम कर सकता है। ठीक है, तो एलिमेंट को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं कंपाउंड। अब कंपाउंड क्या होता है, कैसे क्लासीफाई कर सकते हो कंपाउंड को, देखते हैं। कंपाउंड का फिर से डेफिनेशन दे, कंपाउंड वो होता है विच कैन नॉट, विच हैव मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, मतलब एक साथ से आधा एटम होगा लेकिन एक फिक्स रेशियो में होगा। मतलब अगर सिंपल केमिकल रिएक्शन से उसको मैं तोड़ना चाहूँ, कैन बी ब्रोकन, कैन बी ब्रोकन, तो इसका डेफिनेशन भी दिया हुआ है हमको। ठीक है, कैन बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ठीक है, तो कंपाउंड को कैसे क्लासीफाई कर सकता हूँ, तो कंपाउंड को क्लासीफाई करूँगा मैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक
कंपाउंड। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। थर्ड क्या हो सकता है सर? कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी बोल सकता हूँ, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, दैट इज हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको बोलता हूँ जिनमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों होगा। सर हम लोग बोलते हैं सिर्फ कार्बन, नहीं, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों जरूरी है। अगर सिर्फ कार्बन बोलूंगा तो इनऑर्गेनिक में क्या आ जाता है? इनऑर्गेनिक में क्या हो जाएगा बताओ? कार्बन डाइऑक्साइड होगा, H2O होगा, NaCl होगा। ये सब किस में आ गया बताओ? इनऑर्गेनिक में आ गया सर। तो इसमें भी तो कार्बन है, ये ऑर्गेनिक क्यों नहीं है? ठीक है, तो ऑर्गेनिक होने के लिए कार्बन हाइड्रोजन दोनों जरूरी है, उसी को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं ऑर्गेनिक का, मीथेन, मिथाइल अल्कोहल, एक्सेट्रा। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब क्या होंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब जो ऑर्गेनिक नहीं होगा, बस सिंपल लैंग्वेज में, जो ऑर्गेनिक नहीं होगा, कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड से नहीं बना होगा, H2SO, तो सब लोग किस में आएंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आएंगे। कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या होता है? कोऑर्डिनेट कंपाउंड हम लोग 12th स्टैंडर्ड में देखेंगे। ठीक है, 12th क्लास। लेकिन ये भी कंपाउंड एक टाइप का होता है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड 12th क्लास में हम लोग देखने वाले, लेकिन वो भी एक टाइप का कंपाउंड होगा। तो सर मिक्सचर क्या होगा? मिक्सचर भी दो क्लासिफिकेशन है। मिक्सचर का कितना क्लासिफिकेशन है बताओ? दो। दो क्लासिफिकेशन मतलब कैसा कैसा होगा बताओ? पहला होगा होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अच्छा, होमोजीनियस मिक्सचर मतलब क्या होता है? एग्जांपल ले तो होमोजीनियस मिक्सचर का, अगर मैं पानी में नमक शक्कर मिक्स कर दूँ, ठीक है, और मिक्स करने के बाद ऐसे रख दूँ, तो किसी को समझ में आएगा कि पानी है, समझ शक्कर है, पीने के बाद तो अरे हाँ भाई ये तो मीठा है। ठीक है, तो मुझे समझ में आएगा होमोजीनियस मिक्सचर क्या होगा? वो यूनिफॉर्म होगा। क्या होगा? यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, हैव नो बाउंड्री लेयर, हैव नो बाउंड्री लेयर। ठीक है, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होगा फिर? हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होगा? तो देख लेते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होगा। ये यूनिफॉर्मली मिक्स्ड नहीं रहेगा। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, नॉन यूनिफॉर्म, दैट इज हैव बाउंड्री लेयर, हैव बाउंड्री लेयर, मतलब देख के समझ में आ जाएगा। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल हो जाएगा शुगर इन वाटर। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा बताओ? नॉन यूनिफॉर्मली मतलब देख के समझ में आएगा, मतलब ऐसा पार्टिकल जो डिसॉल्व ही नहीं होने वाला है। तो ऐसा पार्टिकल मतलब क्या होगा बताओ? सैंड इन वाटर। तो सैंड में जो सैंड पार्टिकल्स जो डिसॉल्व नहीं होंगे, नीचे आके जम जाएंगी। ठीक है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, देख अब एग्जांपल ले लेंगे इसका। अभी हम लोग देखेंगे बहुत सारा ड्रिंक आता है, कॉकटेल। कॉकटेल में क्या होता है? मिक्सचर होता है। यहाँ पे मैंगो है, यहाँ पे वाटरमेलन है, मतलब दो तीन लोगों का, दो तीन ड्रिंक का मिक्सचर बनेगा। उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो कॉकटेल हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आ जाएगा। ठीक है, तो केमिकल क्लासिफिकेशन में दो था, प्योर एंड मिक्सचर। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया प्योर को, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट को तीन में, मेटल, नॉन मेटल, मेटोलाइट, उनकी प्रॉपर्टी यहाँ लिख दिया हूँ। कंपाउंड क्या होगा? जिसके पास मोर देन वन टाइप ऑफ एटम होगा। ठीक है, कंपाउंड कैसा कैसा हो सकता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, और कोऑर्डिनेट कंपाउंड हो सकता है। मिक्सचर दो टाइप का होगा, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, चलो क्लासिफिकेशन हम लोग देख लिए। फिजिकली कैसे हो सकता है? तो फिजिकल क्लासिफिकेशन हम लोग यहाँ लिखते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन आर फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप: सॉलिड, लिक्विड, गैसियस। मतलब हाँ भाई, मैटर जो है सॉलिड के फॉर्म में पाया जा सकता है, लिक्विड के फॉर्म में पाया जा सकता है, और गैस के फॉर्म में पाया जा सकता है। तो सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है। सॉलिड की कुछ एक एक प्रॉपर्टी देख लें। सॉलिड आर हार्ड एंड इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, तो लिक्विड क्या होगा बताओ? कम, लिक्विड मतलब क्या होगा? मॉडरेटली कंप्रेसिबल, थोड़ा कंप्रेसिबल है, तो लिटिल और मॉडरेट कंप्रेसिबल, और सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट एंड लिटिल कंप्रेसिबल। तो सर गैस क्या होगा? हाईली कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल।
सॉल्ट कंप्रेसिबल मतलब क्या होगा, बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। अभी जैसे हम लोग पेट्रोल देखते हैं, तो पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोल प्रेजेंट है वो एक्चुअल में लिक्विड स्टेट में हम लोग को मिल रहा है, लेकिन वो अंदर कंप्रेस करके रखा है इसलिए लिक्विड। लेकिन जैसे ही हम लोग उसको टंकी में डाल रहे हैं या हम लोग फ्यूल फिल करते हैं, तो वो तुरंत वेपराइज होने लग जाता है। वेपराइज मतलब उसको कंडेंस करके लिक्विड करके रखा गया, एक्चुअल में वो क्या था, गैसियस फॉर्म में ही है, मतलब कंप्रेस करके रखा गया है। सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस, ठीक है, ये सारे गैस जो है वो कंप्रेस करके रखा जाता है, नहीं तो इतना गैस प्रेजेंट नहीं हो सकता था, ठीक है। चलो सॉलिड हो गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड का और एक आध प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सॉलिड है डेफिनाइट शेप, डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम मतलब सॉलिड का शेप और साइज चेंज नहीं होता है, जो है वो वही रहने वाला है। लिक्विड का इनडेफिनाइट शेप, इनडेफिनाइट शेप बट हैव डेफिनाइट वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। अगर 1 लीटर बोल रहा हूँ तो 1 लीटर ही होगा, हो सकता है वो शेप चेंज करे लेकिन वॉल्यूम जो रहेगा सेम रहेगा, तो डेफिनेट शेप होगा, ठीक है। बट इनडेफिनाइट, इनडेफिनाइट शेप होगा बट डेफिनेट वॉल्यूम होगा। सर नेक्स्ट क्या है बताओ, गैस का। गैस कैसा होगा बताओ, इनडेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। इनडेफिनाइट, इसका ना शेप होता है ना वॉल्यूम होता है। जो कंटेनर का शेप दे दूंगा वो शेप ले लेगा, जो कंटेनर का वो वॉल्यूम में मैं छोड़ दूँ उतना वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर लेगा। इनडेफिनाइट, इनडेफिनाइट शेप एंड, इंडेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मैं ऐसा अब ज़्यादा नहीं लिखता हूँ क्योंकि इस टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में, डिटेल में है, लेकिन फिर भी ऐसा थोड़ा देख लेते हैं। सॉलिड, सॉलिड की कुछ और प्रॉपर्टी बता सकते हैं सर? हाँ बता सकते हैं। सॉलिड के जो पार्टिकल वो कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे, ठीक है। द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दो पार्टिकल के बीच का वो क्या होगा, बहुत हाई होगा, मतलब दो सॉलिड पार्टिकल बहुत नज़दीक होंगे। मतलब सॉलिड का अरेंजमेंट कैसा होगा, सॉलिड का अरेंजमेंट कैसा होगा सर, एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज होगा, ये सॉलिड ऐसा दिखेगा। तो सर लिक्विड कैसा होने वाला है बता दो सर। तो लिक्विड भी देख लेते हैं। लिक्विड क्या होगा, पार्टिकल जो होगा थोड़े थोड़े दूर होंगे, ठीक है, लेकिन रहेंगे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच के पार्टिकल जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा। मतलब इन लोग के बीच का जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए तो आपस में नज़दीक है। ये लोग के बीच का पार्टिकल जो होगा थोड़े से दूर होंगे। अगर दो पार्टिकल थोड़े से दूर होंगे, ठीक है, अगर दो पार्टिकल थोड़े से दूर है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब फोर्स क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। लेकिन गैस का अगर मैं बोलूँगा तो गैस के पार्टिकल तो बहुत दूर होते हैं, इसलिए इसका कंटेनर ले रहा हूँ, एक इधर पार्टिकल एक इधर पार्टिकल, मतलब रैंडमली मूव होंगे। मतलब गैस का पार्टिकल वो जो होंगे बहुत दूर दूर होंगे, इधर उधर रैंडम मोशन करते रहेंगे। दे डू नॉट हैव एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, दैट इज निग्लेजिबल। उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है, मतलब उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। ऐसा कुछ होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। अभी हम लोग देखने वाले हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अभी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है पहले समझ लेते हैं, धीरे धीरे फिर लॉ स्टार्ट करेंगे। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, फिर मल्टीपल प्रोपोर्शन, फिर गेलुसेक लॉ एंड द लास्ट इज अवोगाड्रोस लॉ। तो ये लॉ क्यों पढ़ रहे हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। अभी कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन किस बेस पे होता है, कैसे चीज़ें कंबाइन हो रही है, प्रोडक्ट बना रहा है, क्या उसका वॉल्यूम होगा, क्या उसका नंबर ऑफ मोल्स होगा, मासेस में क्या चेंजेस होने वाले हैं, वो सब कैलकुलेट करने के लिए हम लोग लगाते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में लॉ ऑफ सबसे पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्व होना मतलब चीज़ें कहीं नहीं जाना, वेस्ट नहीं होना, वो कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन कहीं वेस्ट नहीं, ख़त्म नहीं हो जाएगा, ठीक है। मतलब मास ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग ना बना सकते हैं ना ख़त्म कर सकते हैं। मास ऐसी चीज़ है ना उसको हम लोग बना पाएंगे ना उसको ख़त्म कर पाएंगे, दैट इज़ वो हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। क्या रहेगा, कंजर्व्ड, ठीक है। कंजर्व कैसा रहेगा बताओ, मतलब मास को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन उसको मैं खत्म नहीं कर सकता हूँ। दैट इज मास, लॉ द लॉ स्टेट्स दैट, ये डेफिनेशन ये हम लोग लॉ याद करना पड़ेगा, लॉ याद करना पड़ेगा, ला नहीं लॉ, ठीक है। द लॉ स्टेट्स दैट मास नाइदर बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी
डिस्ट्रॉय, ठीक है, ना उसको हम लोग बना सकते हैं ना उसको हम लोग ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसका मतलब क्या होगा, जो मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट विल ऑलवेज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, ऐसा था। ओ हाँ, ऐसे ही था। कैसा, जो रिएक्टेंट का मास है वही प्रोडक्ट का मास होगा, मतलब रिएक्शन अगर कंप्लीट होगी कुछ प्रोडक्ट बन जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं हो रहा है कि कहीं कोई चीज़ जा रही है, कहीं कुछ नहीं जा रहा है। क्या हो रहा है, एक चीज़ से कन्वर्ट होकर दूसरे चीज़ में कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब मास कहीं पे जा नहीं रहा, हमेशा कंजर्व होगा। हो सकता है वो गैस में था, लिक्विड में गैस हो गया, किसी में भी कन्वर्ट हो गया होगा, मतलब लेकिन वो हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व। दैट इज टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यही बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फॉर एग्जाम्पल, मैं ले लेता हूँ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को मैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करूंगा तो जाहिर सी बात है बनाएगा वाटर, H2O, वाटर बनाएगा। ठीक है, बैलेंसिंग कर लेते हैं। दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय 2। हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पे 4, यहाँ कितना हाइड्रोजन है 2, मल्टीप्लाई बाय 2। देखो बैलेंसिंग हो गया, बेसिक, एकदम बेसिक है। चेक करते हैं, यहाँ एक हाइड्रोजन का मास एक होता है, तो 4 हाइड्रोजन का मास कितना होगा 4। ऑक्सीजन का मास कितना होता है 32 ग्राम, बरोबर। इसको याद रखते हैं हम लोग। हाइड्रोजन का मोलार मास होता है एक, ठीक है, तो चार चार हाइड्रोजन तो 4 ग्राम हो जाएगा। एक ऑक्सीजन होता है 16, तो दो ऑक्सीजन का कितना होगा 32 ग्राम। यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे H2 होता है 2 और ऑक्सीजन होता है 16, मतलब कितना हो गया 18। ऐड कर लेते कितना हो जाएगा ये 36 ग्राम। ये दोनों को ऐड कर लेते कितना हो रहा है 36 ग्राम। चेक करो इक्वल है क्या, हाँ इक्वल है। दैट इज मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मास विल ऑलवेज कंजर्व्ड, खत्म नहीं होगा, कहीं जाएगा नहीं, ठीक है। ये रिएक्शन से हमको ये समझ में आ रहा है। तो सारे केमिकल रिएक्शन में हमको ये बैलेंस करना होगा कि मास कहीं खत्म ना हो जाए, कहीं चला ना जाए, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल हम लोग बनाएंगे, ठीक है। Mass of A in a reaction, A plus 2B gives 2C, ठीक है। A plus 2B gives 2C, where mass of A and C are 5 and 10 respectively, ठीक है। ये हम लोग को दिया हुआ है, बोला है फाइंड मास ऑफ बी। बी का मास ढूंढना है, मतलब कोई रिएक्शन हमको दिया हुआ है जिसमें और ए और सी का मास हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन बोला है बी का मास ढूंढना। मुझे मालूम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, जो मास रिएक्टेंट का होगा वही मास प्रोडक्ट का होगा। देयरफॉर टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट बाय कंजर्वेशन ऑफ मास। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में बताओ क्या है, बताओ यहाँ पे ए की वैल्यू कितना है बताओ। मास ऑफ ए कितना है 5 प्लस ट्वाइस ऑफ मास ऑफ बी का मास मुझे नहीं मालूम है, ठीक है, इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मास ऑफ सी की वैल्यू कितना है बताओ। सी का मास कितना हम लोग ले लिए यहाँ पे 10 लिए, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2B इज इक्वल टू 20, 5 इधर गया, 2B इज इक्वल टू 15, B इज इक्वल टू 7.5, ठीक है, 7.5। मतलब मास ऑफ बी हम लोग निकाल ली बाय कंजर्वेशन ऑफ मास, इजी। अभी है सेकंड लॉ है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। डेफिनाइट प्रोपोर्शन क्या बताता है, डेफिनाइट मतलब फिक्स, चेंज नहीं होगा। मतलब ये लॉ ये बता रहा है कि मैं कोई भी कंपाउंड लूँगा तो जो उसका एटम का जो प्रोपोर्शन होगा बाइट्स वेट क्या रहेगा बताओ, वो रहेगा सेम, फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स। वो कहाँ से आ रहा है उसका लेना देना नहीं, लेकिन उसका जो मास का रेशियो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लेता हूँ, बेसिक एग्जाम्पल ले लेता हूँ वाटर का, ठीक है। तो वाटर में ले लेता हूँ रेन वाटर, सी वाटर, ओशन वाटर ले लेता हूँ, टैप वाटर ले लेता हूँ, ठीक है, टैप वाटर, ठीक है। तो ऐसे में 3 टाइप में ले लेता हूँ। तो इन तीनों टाइप में जो वाटर का फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, H2O H2O H2O। वाटर का रेशियो चेंज हुआ क्या,
वाटर का फॉर्मूला तो सेम रहने वाला है, H2O, H प्योरिटी हो सकता है ख़राब हो, लेकिन जो फॉर्मूला है केमिकल फॉर्मूला वो सेम रहेगा, H2O। तो इसमें रेशियो क्या रहेगा, इसमें मास क्या है हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का मास कितना है 16, तो रेशियो क्या हो जाएगा बताओ 1:8। सेम इसमें भी होगा 2:16, 1:8, इसमें कितना होगा 2:16, 1:8, तीनों का जो रेशियो है रेशियो क्या रहेगा सेम। ये लॉ बताता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इसका लॉ क्या बोलता है वो देख लेते हैं। कंपाउंड कंपाउंड ऑलवेज कंटेन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन exactly the same proportion of element by its weight irrespective of source। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट देखने वाले लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है वो देखते हैं। नाम में लिखा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ बी ए, ठीक है, वो कंबाइन होगा दूसरे एलिमेंट के साथ बी के साथ और बनाएगा ए बी। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया सर ने। तो अगर मैं बोलता हूँ अगर ए एक और एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहा है, ठीक है, तो टू बी के साथ और बना रहा है ए बी टू। अच्छा, एक एलिमेंट ए है, वो दो प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। अब इन सच केस जो दूसरा वाला एलिमेंट जो रहने वाला है वो एक रेशियो में रहेगा, और जो रेशियो होगा सिंपल होल नंबर में रेशियो में रहेगा, ठीक है। तो क्या बोलता है डेफिनेशन, वो बता, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है, व्हेन टू एलिमेंट A and B when two element A and B combine to form, दोनों कंबाइन हो रहे टू फॉर्म मोर देन वन प्रोडक्ट, टू फॉर्म मोर देन वन प्रोडक्ट और कंपाउंड। एक एलिमेंट ए और बी दोनों कंबाइन हो रहे हैं और एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, एक से ज़्यादा कंपाउंड मतलब दो कंपाउंड बनाए इस केस में, ठीक है। तो व्हेन टू एलिमेंट ए एंड बी कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द masses of B which combine with the masses of V which combine with the masses of A are always in a ratio of simple whole number। ठीक है, डेफिनेशन समझ लेते हैं। क्या बोल रहा है, दो एलिमेंट ए एंड बी कंबाइन हो रहा है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहा है, दो प्रोडक्ट बना रहा है, हाँ कंपाउंड बना रहा है, एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहा है। तो क्या बोलता है, जो बी मास है जो ए के साथ कंबाइन हो रहा है वो हमेशा क्या आएगा, होल नंबर के रेशियो में रहेगा, ठीक है। यहाँ तो ए सेम है, यहाँ बी है, तो बी हमेशा एक रेशियो में रहने वाला है। तो यहाँ रेशियो क्या बताओ 1:2, बी कौन से रेशियो में बताओ 1:2 के रेशियो में। तो एक एग्जाम्पल लेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल कैसा ले लेता हूँ मैं, समझ जाओ। हाइड्रोजन कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर H2O, ठीक है। ऑल्सो हाफ टाइम ले लेता हूँ, ऑल्सो हाइड्रोजन कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म पेरोक्साइड बी। अच्छा, सेम एलिमेंट है ए एंड बी, ठीक है, एलिमेंट तो सेम ले रहा हूँ पर कंपाउंड एक से ज़्यादा बन रहा है, ये वाटर बना है, ये पेरोक्साइड, दोनों अलग अलग कंपाउंड बन रहा है। तो ये क्या बोलता है कि दो एलिमेंट कंबाइन होगा, ठीक है, और एक से ज़्यादा अगर प्रोडक्ट बनाएगा तो उसी पे लगेगा मल्टीपल प्रोपोर्शन, और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो हमेशा एक रेशियो में होगा। तो ये हमेशा रेशियो में होगा, तो इसका मास कितना है बताओ। एक ऑक्सीजन है तो मास कितना होगा 16 ग्राम, इसका दो ऑक्सीजन मास कितना होगा 32 ग्राम, ठीक है। देयरफॉर रेशियो क्या होगा 16:, रेशियो विल बी इक्वल्स टू 16:32, दैट इज इक्वल्स टू क्या रेशियो होने वाला है बताओ 1:2। और एग्जांपल है, हाँ है एग्जांपल ले लेता हूँ। और कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी एक एग्जांपल हो गया। कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर दो कंपाउंड बना लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन ऑक्साइड, फिर NO2 एंड NO। तीसरा क्या हो सकता है सर SO2 एंड SO3। और ऐसे बहुत एग्जांपल बना सकता हूँ जिसमें रेशियो क्या है बताओ। यहाँ पे रेशियो क्या है बताओ 1:2, यहाँ रेशियो क्या है सर 1:2, और यहाँ पे रेशियो है 2:3,
3, सारे रेशियो में बना के रख दिया हूँ, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारा लॉ है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, उसी का नाम है गे लुसेक लॉ। ठीक है, नाम पे ध्यान मत दो, गे लुसेक लॉ। ठीक है, तो गे लुसेक लॉ क्या बोलता है कि व्हेन एग्जांपल लेता हूँ तब बता डेफिनेशन बताऊंगा। एक एग्जांपल लेता हूँ, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। तो इन केस समझ जाओ ये सारे गैसियस है। ठीक है, ठीक है, तो इसको बैलेंस भी कर लेते हैं। बैलेंसिंग क्या बोलता है, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है, मल्टीप्लाई बाय 2, कितना हाइड्रोजन हो गया 4, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, मल्टीप्लाई बाय 2, रिएक्शन बैलेंस। ठीक है, अब क्या बोलता है ये लॉ, गैसेस वॉल्यूम बोला है मतलब गैस लेना जरूरी है। तो ये क्या बोलता है कि जब गैसेस कंबाइन होगा, व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस कोई भी रिएक्शन में गैस कंबाइन होगा या गैस प्रोड्यूस होगा, बनेगा, तो क्या होगा कि ये लोग जो होंगे एक सिंपल रेशियो में होंगे बाय वॉल्यूम। कब कब जब इन लोगों का टेम्परेचर प्रेशर में क्या रखूंगा, सेम टेम्परेचर प्रेशर चेंज नहीं करूंगा। चलो मैं डेफिनेशन लिखूंगा तब समझाता हूँ। व्हेन गैसेस कंबाइन, इधर ही समझो, दो गैस कंबाइन हो रहा है तो लिखता हूँ व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस, कंबाइन हो रहा है या तो बन रहा है, व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन, व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन, तो क्या होता है, दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, प्रोवाइडेड, ये तभी होंगे, कंडीशन है, प्रोवाइडेड all the gases are at same temperature and pressure। एक कंडीशन याद रखने का है कि जो गैस होगा वो एक कंडीशन में रहेगा। कौन सा कंडीशन है, जितने भी गैस है उसका टेम्परेचर प्रेशर क्या रहने वाला है, सेम रह रहा है। फिर से डेफिनेशन देखिए, व्हेन गैसेस आर कंबाइन और आर प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन, दे डू सो इन ए सिंपल रेशियो बाय, कौन सा रेशियो रहेगा, वॉल्यूम का रेशियो रहेगा। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये होना चाहिए कि जितने भी गैसेस इसके अंदर प्रेजेंट है वो सब लोग का टेम्परेचर और प्रेशर क्या रखना है, हम लोग को कांस्टेंट रखना है, सेम रखना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन होगा, ठीक है, तो बनाएगा वाटर। तो क्या बोल सकते हो, यहाँ 2 दिख रहा है तो 2 वॉल्यूम कंबाइन विथ 1 वॉल्यूम टू गिव 2 वॉल्यूम, ये रेशियो है इसका। 2 वॉल्यूम मतलब बोल सकता हूँ 2 लीटर 1 लीटर से कंबाइन होगा तो 2 लीटर बना देगा। अरे सर ये क्या बोल रहे हो, 2 लीटर 1 लीटर से कंबाइन होगा, 2 लीटर कैसे बना रहा, 3 लीटर होना चाहिए, नहीं। इन अ केमिकल रिएक्शन अगर कोई दो मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं तो कंबाइन होने के उनका जो वॉल्यूम हो जाता है वो क्या हो जाता है, कम हो सकता है। ठीक है, कंबाइन होने के बाद वॉल्यूम कम हो गया, देयरफॉर रेशियो क्या हो गया, रेशियो ऑफ वॉल्यूम, रेशियो वॉल्यूम क्या है बताओ, 2:1:2, 2:1:2। अच्छा 2 लीटर 1 लीटर से कंबाइन होकर 2 लीटर बना रहा है तो 200 लीटर रहेगा, तो 200 लीटर 100 लीटर से कंबाइन होकर कितना बनाएगा, 200 लीटर बनाएगा। मतलब रेशियो जो रहेगा वो सेम रहने वाला है। लेकिन कंडीशन क्या है, प्रोवाइडेड ऑल द गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सर दूसरा एग्जाम्पल बना सकते हो, चलो दूसरा एग्जाम्पल भी हम लोग बना देते हैं। एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं, अमोनिया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन होके बना लेता है अमोनिया। ठीक है, बैलेंसिंग आना जरूरी है। यहाँ नाइट्रोजन 1 है, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, मल्टीप्लाई 2 से कर दो, कितना हाइड्रोजन होगा यहाँ पे 6, कितना हाइड्रोजन यहाँ पे 2, मल्टीप्लाई बाय 3, 6 हाइड्रोजन और 2 नाइट्रोजन, रिएक्शन इज बैलेंस। लेकिन क्या होना चाहिए, व्हेन गैसेस आर कंबाइन और आर प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय इट्स वॉल्यूम, प्रोवाइडेड, कंडीशन क्या है, ये सारी गैस क्या होना चाहिए, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा सेम प्रेशर में रहने वाले, तो इनका रेशियो क्या होगा, 1 लीटर नाइट्रोजन 3 लीटर हाइड्रोजन से अगर कंबाइन हुआ तो क्या बनाएगा बताओ, 2 लीटर अमोनिया बनाएगा। यहाँ 4 लीटर होना चाहिए, यहाँ कितना 2 लीटर। हाँ कंबाइन होकर रिएक्शन क्या हो गया, वॉल्यूम कम हो गया। ठीक है, तो रेशियो क्या होगा, रेशियो ऑफ वॉल्यूम इज 1:3:2, 1:3:2, मतलब 100 लीटर 300 लीटर से कंबाइन होकर 200 लीटर अमोनिया बनाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट लॉ हम लोग देखने वाले हैं अवोगाड्रोस लॉ। क्या बोलता है अवोगाड्रोस लॉ, वो समझते हैं। अवोगाड्रोस लॉ का एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग, जो सेम एग्जांपल लास्ट वाला था कि हाइड्रोजन कंबाइन विथ ऑक्सीजन, ठीक है, टू फॉर्म वाटर,
H2O बैलेंसिंग कर लेते हैं, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे भी क्या होगा 2 होगा, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी क्या हो गया बैलेंस हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं ये सब लोग अगर गैस में रहेंगे, गैसेस वॉल्यूम में, जैसे अभी हम लास्ट टाइम पढ़े अभी, ठीक है। तो गैसेस कंबाइन हो गए, गैस प्रोडक्ट बना लिया है, तो हम लोग क्या लॉ बोले, 2 लीटर 1 लीटर ऑक्सीजन से कंबाइन हो गए 2 लीटर वाटर बनाएगा, बरोबर। मतलब ये जो है एक रेशियो में रहेंगे। तो लॉ ये क्या बोलता है, अगर वॉल्यूम इक्वल रखूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होगा और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या होगा, इक्वल होगा। कंडीशन है ये लोग सब लोग एक सेम टेम्परेचर और प्रेशर में होना चाहिए। तो चलो लॉ लिखते हैं तो समझ में आएगा। लॉ क्या बोलता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ all the gases, equal volume of all the gas contains equal volume of all the gas contain equal number of molecule provided gases are at a same temperature and pressure. Equal volume of all the gas contain equal number of molecule at same temperature and pressure. At same temperature and pressure, that is volume of gas is directly proportional to number of molecule. जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जितना वॉल्यूम है, अगर वॉल्यूम इक्वल है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या होगा, इक्वल। अगर 2 लीटर है तो यहाँ पे 2n मॉलिक्यूल combine with 1n molecule of oxygen to form 2n molecule of वाटर। समझ में आया? तो रेशियो क्या होगा, 2:1:2। मतलब अगर वॉल्यूम इक्वल रहेगा तो मास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या होगा, इक्वल। ये लॉ बताता है एवोगाड्रो लॉ।